चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सेकंड लेक्चर है क्लास 10th। आज हम लोग देखेंगे बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, आरएनए एंड प्रोटीन। ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है जो बेसिकली काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जब हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रोमैटिन क्या होता है। व्हाट इज़ क्रोमैटिन? पहला क्वेश्चन है आज, व्हाट इज क्रोमैटिन? इस क्रोमैटिन टर्म को समझने के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। जब हम एक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस माना जाता है। ये बेसिकली हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्योंकि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको बना रहे हैं। सबसे आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर, या हम लोग इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं एक्टो कैरियो। न्यूक्लियस को हम लोग कैरियोन से भी डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने लिखा है एक्टो मतलब आउटर, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, थीका मीन्स लेयर मेम्ब्रेन। अंदर वाले लेयर को बोलते हैं एंडो कैरियोथीका। तो ये बेसिकली एक्टोकैरियोथीका और एंडोकैरियोथीका दोनों मिलाकर के क्या बनाता है? आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है। तो हम ये दोनों को कलेक्टिवली ऊपर में लिख सकते हैं, यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां समझ में आ गया बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो बीच में आपको दिख रहा है इसका भी काफी एडवांटेज है। ये आपका है न्यूक्लियर पोर। ये क्या है आपका? न्यूक्लियर पोर। इसका भी काफ़ी एडवांटेज है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या एडवांटेज है। अब जैसे ही हम इस न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको इस तरह से काफ़ी उलझा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्रोमैटिन। ये क्या कहलाता है? क्रोमैटिन, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो मेन लेक्चर क्लास है वो क्रोमैटिन पर ही आके टिकता है कि आखिर क्रोमैटिन क्या है। उसके पहले हम बता देते हैं कि आखिर न्यूक्लियस में और क्या क्या प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस में एक डार्क स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे बुक लिखता है, ऐसे ट्रूमेंस वगैरह लिखता है, 3 से 4 आपका न्यूक्लियोलस जो है बेसिकली पाया जाता है एक न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बना रहा हूँ। इस न्यूक्लियोलस का बेसिक फंक्शन होता है आरएनए का सिंथेसिस करना, ठीक है। अब ये आरएनए क्या है हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली एक फ्लूइड रहता है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कैरियोप्लाज्म, या न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं हम लोग उसको, और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब देखिए बेसिकली हम लोगों को क्रोमैटिन पर ट्रेस करना है। जो यहां दिख रहा है क्रोमैटिन, यहां जो क्रोमैटिन दिख रहा है, यहां मैं लिख रहा हूं जो क्रोमैटिन मुझे दिख रहा है ये क्या है? अनकंडेंस्ड है। ये क्या है? अनकंडेंस्ड है। अनकंडेंस्ड का मतलब होता है ये उलझा हुआ एक स्ट्रक्चर है जो मुझे यहां दिख रहा है। जब ये क्रोमैटिन को हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं? सबसे पहले कंपोजिशन। हर एक चीज का कंपोजिशन देखना जरूरी है कि आखिर वो क्या चीज से मिलकर बना है। अगर इस क्रोमैटिन का मैं कंपोजिशन देखूं तो ये क्रोमैटिन बना है डीएनए। ये क्रोमैटिन बना है डीएनए प्लस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये बात समझ में आ गया? जिसमें डीएनए क्या होता है? एक निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली
चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये बात समझ में आ गया। क्योंकि हम लोग क्लास 10th के बेसिस पर बात कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना ही समझना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिला करके हमारा क्या बना, क्रोमैटिन बना। और क्रोमैटिन कहाँ होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो अनकंडेंस्ड फॉर्म है, उलझा हुआ स्ट्रक्चर है, वो क्या कहलाता है, क्रोमैटिन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग सीधे आते हैं क्रोमैटिन के बाद। देखिए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का भी बहुत सारा वेरिएंट है जो क्लास 12th में पढ़ना है, यहाँ आप लोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद सीधे हम लोग आ जाते हैं, सीधे आ जाते हैं क्रोमोजोम क्या है। ये क्रोमोजोम क्या है, एक काफी ट्रेंडिंग डेफिनेशन है जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज के बुक में पाई जाती है। ये डेफिनेशन है, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन, मतलब सेल डिवीजन के समय जब सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से डिवाइड कर रहा होता है, वही मैं लिख रहा हूं, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन बिकम्स कंडेंस्ड, मतलब कि सुलझ करके, कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम। ठीक है, दीज आर द बॉडीज विच आर फॉर्म्ड आफ्टर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। बात समझ में आ गया। जब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये धागे जैसा स्ट्रक्चर, ये जब स्ट्रक्चर सुलझ जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो क्रोमोसोम बन जाएगा। बात एकदम क्लियर कट है। तो ये मैंने लिखा है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन बिकम कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम। कंडेंस्ड का मतलब, सीधा मतलब होता है सुलझ जाना। ठीक है, अब यहां देखिए काफी इंटरेस्टिंग बात है कि जब क्रोमोसोम सुलझ जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे इन ह्यूमन each cell will have 46 क्रोमोसोम्स। एक एक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम और 23 होमोलोगस पेयर्स। ये बात समझ में आया। 46 क्रोमोसोमों का हमारे एक एक सेल में, अगर हमारे बॉडी में अरबों सेल है, इफ वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल, तो हमारे पास क्या होगा, एक एक सेल में सिमिलर टाइप के 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 46 इंटू 1 अरब 1 करोड़, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक सेल में उसी तरह के क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, जो अगर पेयर में कहा जाए तो 23 होमोलोगस पेयर होगा। अभी होमोलोगस पेयर क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी कंफ्यूजिंग है। इसको देखते हैं, होमोलोगस पेयर क्या होता है। होमोलोगस पेयर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होमोलोगस पेयर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि 23 होमोलोगस पेयर यानी 23 होमोलोगस पेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर को यहां हम बनाते हैं। फर्स्ट पेयर को जब हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं तो एक क्रोमोसोम जो है वो आ रहा है मेल की तरफ से, और उसी वैरायटी का सेम क्रोमोसोम जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो आ रहा है फीमेल की तरफ से। ठीक है, ये हो गया होमोलोगस पेयर। तो ऐसे ऐसे कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ऐसे ऐसे और 22 क्रोमोसोम पाए जाएंगे अगर इसको मैं छोड़ दूं, तो इसको मिला के 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और इन दोनों को बेसिकली हम क्या कहते हैं, होमोलोगस पेयर कहते हैं। इन दोनों को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस पेयर कहते हैं। अब ये क्या होता है होमोलोगस पेयर, क्या सारे क्रोमोसोम इसी तरीके के दिखते हैं, सेम साइज स्ट्रक्चर सबका ऐसा ही होता है क्या, नहीं, वो सारे सेम साइज स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, जो आपको लिटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ना है। ठीक है, और याद रखना है ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये बेसिकली एक तरह के प्रोटीन से जुड़े होते हैं, एक तरह के प्रोटीन से जुड़े होते हैं, जिस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जितने भी होमोलोगस पेयर हैं सभी एक तरह के प्रोटीन से जुड़े होते हैं। अब चलिए बात तो समझ में आ गया कि एक क्रोमोसोम क्या होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ ए क्रोमोसोम, एक नया टॉपिक बनकर आ रहा है, पार्ट्स
ऑफ अ क्रोमोसोम। देखिए, एक क्रोमोसोम के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्रोमोसोम को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक क्रोमोसोम को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्रोमोसोम का सबसे पहला पार्ट जो ऊपर वाला ये जो आर्म और नीचे वाला आर्म दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। और ये जो बीच का पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। और याद रखना है, इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन को बोलते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर प्रोटीन। और ये प्रोटीन का भी अपना एडवांटेज है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ता है, तो बाद में बात करेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये समझ में आ गया कि क्रोमोसोम क्या होता है, कितने तरह के क्रोमोसोम होते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि क्या सर सारे क्रोमोसोम्स 46 सेल्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स ही हर एक सेल में, हर एक ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर रहता है, सारे में 46 क्रोमोसोम ही पाया जाता है? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जितने भी क्रोमोसोम हैं, ऑर्गेनिज्म है, सभी में क्रोमोसोम्स नंबर जो होता है वो सारे डिफरेंट होते हैं। सारे में क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। और ये क्रोमोसोम नंबर जो होता है, ये बेसिकली क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो एक आइडेंटिटी है, एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी होती है। आलू में कुछ और हो सकता है, डॉग में कुछ और हो सकता है, हॉर्स में कुछ और हो सकता है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर कट है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डीएनए। अब देखिए देखिए डीएनए क्या है। डीएनए, चूंकि हम लोग को ये पता है, चूंकि हम लोग को ये बात पता है कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, राइबो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए क्या चीज से मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर, ठीक है। एक तरह का शुगर है, इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर। ये हो गया पेंटोज शुगर। दूसरा हो गया नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। और थर्ड होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। बात समझ में आ गया? ये तीन चीज से मिलकर एक डीएनए बना होता है। सबसे पहले अगर पेंटोज शुगर की बात करें, तो पेंटोज शुगर कुछ ये स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर का जो डीएनए में पाया जाता है। तो पेंटोज शुगर में याद रखना है कि आखिर पेंटोज शुगर तो मैंने बना दिया, तो आखिर इसको डीऑक्सी क्यों कहा जाता है? तो हम लोग चले देखते हैं। जो ओरिएंटेशन होता है, यहाँ होता है एच ओ एच, यहाँ होता है एच, यहाँ होता है एच, यहाँ होता है एच, ये है ओ एच, यहाँ होता है CH2OH, नीचे होता है एच। देखिए, अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5th कार्बन विच इज एक्सटेंडेड, बाहर की तरफ एक्सटेंडेड, ठीक है। तो नंबर 2nd कार्बन पर लैकनेस होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। नंबर, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन और फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नंबर 2nd कार्बन लैक ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सी। राइबो कहने का मतलब है कि ये एक शुगर है, राइबो शुगर है। डीऑक्सी राइबो शुगर कहने का मतलब होता है एक ऐसा पेंटोज शुगर है जिसके 2nd पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं है। और न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब है, बात है क्या मतलब है, ये न्यूक्लियस से पाया जाने वाला एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये बात को याद रखना है। तो ये बात समझ में आ गया, पेंटोज शुगर के बारे में समझ में आ गया। अभी देखिए नाइट्रोजन बेस क्या होता है। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, ये बात को समझिए। नाइट्रोजन बेस क्या होता है? नाइट्रोजन बेस बेसिकली डीएनए में 2 तरह के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। देयर आर देयर आर देयर आर टू नाइट टाइप्स ऑफ देयर आर
टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आर फाउंड इन डीएनए। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आर फाउंड इन डीएनए। एक होता है प्यूरिन, और एक होता है पायरीमिडीन। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरीमिडीन। तो प्यूरिन नाइट्रोजन बेस में कुछ नाइट्रोजन बेस जो आते हैं उसका नाम है एडेनिन। ठीक है, जिसको हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म ए से लिखते हैं, गुआनिन। ठीक है, जिसको हम लोग जी से लिखते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर कट है। उसके बाद पायरीमिडीन में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, साइटोसिन, सी से लिखते हैं हम लोग इसको, थायामीन, जिसको हम लोग टी से लिखते हैं, और एक और नाइट्रोजन बेस आता है जिसके बारे में बता देते हैं, वो यूरासिल है। यूरासिल को हम लोग यू से लिखते हैं, लेकिन ये बेसिकली आरएनए में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन आरएनए। ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये प्यूरिन और पायरीमिडीन नाइट्रोजन बेस का क्या रोल है। ये प्यूरिन और पायरीमिडीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कैसे? जो एडेनिन है ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थायमिन से जुड़ा होता है। ग्वानिन जो है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ा होता है। ये तो बात हो गई डीएनए की, अगर हम लोग आगे बात करें आरएनए की बात करें तो एडेनिन होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से यूरासिल से जुड़ा, ग्वानिन होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा। याद रखिएगा, आरएनए में किसी भी तरीके से थायमिन का कोई रोल नहीं है, थायमिन पाया ही नहीं जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया। और लास्ट में फास्फोरिक एसिड जो है, यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं, फास्फोरिक एसिड को हम लोग H3PO4 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, P डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड OH। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये तीनों चीज से मिलकर क्या होता है, डीएनए बनता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर करने का मतलब होता है डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, जो हम इस तरीके से बेसिकली देखते हैं। इस तरीके से बेसिकली डीएनए के दो स्ट्रैंड देखते हैं, जिसे सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने खोजा था। मुझे लगता है कि क्लास 10th में डीएनए का ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं। ठीक है, हमारा आगे का क्या कॉन्सेप्ट हमें लेना है, किस टॉपिक के बारे में, जीन। चलिए हम लोग जीन के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है। देखिए, जीन क्या है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जीन टर्म को बेसिकली जोहानसन ने बताया था कि जीन क्या होता है, तो जीन क्या है, एक सेगमेंट है डीएनए का। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या है, एक सेगमेंट है, क्या, जीन, जो क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड। एक नया टर्म आ रहा है, देखिए, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हम लोग देखते हैं, यहां नोट करके लिखते हैं, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज आते हैं। एक होता है पेंटोस शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस, और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन चीज अगर आ रहा है, ये तीन कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये भी हम कह सकते हैं कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और डीएनए का एक यूनिट, एक सेगमेंट जीन है, और वो भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। चूंकि डीएनए का सेगमेंट जीन है,
और जीन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो ऑब्वियसली बात है डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना हुआ होगा। बात यहाँ तक क्लियर कट है। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे आपके बॉडी में आपका हेयर कलर है तो वो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अगर आपके बॉडी में आपका नोज लंबा है, आपका नोज छोटा है, आपका नोज शार्प है, तो ये बेसिकली कहा जाए तो डीएनए के कारण ही है, और डीएनए में जो जीन पाया जा रहा है उसके कारण है। तो कह सकते हैं कि जीन ही सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए, कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए के बारे में पढ़ते हैं। अभी आरएनए क्या होता है? जो आरएनए है इसका फुल फॉर्म अगर पढ़ें तो इसे हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, बात समझ में आ गया? इसे हम लोग क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या चीज से मिलकर बना होता है? क्या चीज से मिलकर बना होता है? इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें आपका नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये बात भी याद रखिएगा, यहां भी फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड भी यहां पाया जाता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, राइबोज शुगर कहने का मतलब क्या होता है? अगर हम राइबोज शुगर के बारे में बात करें तो सारा ओरिएंटेशन जो डीएनए में जो शुगर मैंने बनाया था उसी के जैसा होगा, लेकिन जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पर मोर फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पर जो डीएनए में ऑक्सीजन का लैकनेस था वो यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाएगा, और ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस की तो बात हो ही गई है ऊपर। यहाँ भी प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बेस पाए जाएंगे। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन में साइटोसिन एंड यूरासिल पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से थायमिन का कोई रोल नहीं होता। और फॉस्फोरिक एसिड की बात अगर की जाए तो ये H3PO4, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये एज इट इज पाया जाएगा। अब आखिर डीएनए सॉरी आरएनए बनता कैसे है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ये आखिर आरएनए बनता कैसे है? हम लिखते हैं इन न्यूक्लियस डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस में डीएनए जो है ना वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। कैसे? अगर हम यहां लिखते हैं डीएनए से आरएनए बनना एक प्रोसेस है जो हमारे न्यूक्लियस में होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और याद रखिएगा ये ट्रांसक्रिप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। प्रोटीन का अगर फॉर्मेशन होना है तो आरएनए तो बनना ही पड़ेगा। आरएनए एक मिडिल स्टेप है प्रोटीन बनने का। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब ये आरएनए बन जाता है देन इट कम्स, तो हम लोग लिख देते हैं इट, लिखा है मैंने आरएनए के लिए, इट कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर एंड कम्स इन द साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ गया? ऑफ अ सेल, मैं पूरा लिख देता हूं इसे, ऑफ अ सेल। ये बात समझ में आ गया? जब आरएनए बन जाता है न्यूक्लियस के अंदर तो वो बेसिकली क्या होता है? सीधे न्यूक्लियर पोर के थ्रू कहां चला जाता है? साइटोप्लाज्म में ऑफ अ सेल। अब ये देखिए साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में क्या होता है आरएनए का? इस आरएनए को हम लोग एमआरएनए कह सकते हैं, एमआरएनए कह सकते हैं। अभी एक बात बता देता हूं मैं, एक नया चीज, एमआरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। आरएनए के तीन टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। तो हम लोग एमआरएनए की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो एमआरएनए होता है ये बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर, एकदम कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के बाहर
प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। बात समझ में आ गया? तो अगर हम एक फॉर्म में लिखे इसे, तो डीएनए से हम लोग बनाएंगे आरएनए, और आरएनए से हम लोग बनाएंगे प्रोटीन। हम लोग नहीं बनाएंगे, हमारा बॉडी बनाता है। और इस प्रोटीन को बनाया जब जाता है तो ये प्रोटीन हमारे बॉडी में यूटिलाइज होता है। जैसा प्रोटीन बनना है वो सारे डीएनए में स्टोर्ड है। किस टाइप का प्रोटीन बनना है, कितना प्रोटीन बनना है, उस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे, क्योंकि प्रोटीन तो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। बहुत सारे मल्टीपल अमाइनो एसिड्स के मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। अब एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड जुड़ेंगे? 3 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे, 200 जुड़ेंगे, 1 लाख जुड़ेंगे, ये सब डीएनए जानता है, और डीएनए के पास सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब देखिए, मैं यहाँ एक बात बताना भूल गया कि आरएनए का रोल हमारे अंदर तो प्रोटीन बनाना है। आरएनए का क्या काम है? इट हेल्प्स, यहीं पर काफी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला कि लास्ट में आज हमने किया क्या। इट हेल्प्स इन प्रोटीन, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये बात तो समझ में आ गया, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद एक चीज और, यहां हमने सब चीज डीएनए के बारे में पढ़ दिया, लेकिन डीएनए के बारे में एक चीज समझ में नहीं आया कि डीएनए करता क्या हमारे बॉडी में। याद रखिएगा, इट इज द जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटीरियल ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइक अस। हम लोगों के सेल में जो डीएनए होता है वो एक, इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल के साथ काम करता है। और जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे पूर्वजों के सारे लाखों कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कभी अपने पिताजी के जैसा, अपने फादर के जैसा अपीयर होता है, कभी अपने मदर के जैसा अपीयर होता है, कभी अपने मैटरनल ग्रैंड फादर के जैसा अपीयर होता है, पैटर्नल ग्रैंडफादर कैसा अपीयर होता है। ये सब कुछ डीएनए में ही स्टोर होता है। ये बात समझ में आ गया आपको? और हमने, हाँ, हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया से पढ़ा। आई होप सो आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश किया है। आप लोगों को आई होप सो अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में अच्छा आया हो और चाहते हैं मोर वीडियो, तो कमेंट जरूर करें मेरे चैनल पे। और अगर कुछ अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कैरी ऑन रखूँगा। जितने भी लेक्चर्स आएंगे हेरिडिटी से रिलेटेड, क्लास 10th हेरिडिटी से रिलेटेड, मैं सारे लेक्चर्स को एक के बाद एक के बाद एक डालता जाऊंगा। सारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता जाऊंगा, क्योंकि क्लास 12th में, क्लास 10th में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी लेसन का होता है। सो मिलते हैं थर्ड लेक्चर के साथ। कमेंट करना नहीं भूलिए और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।